हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, मिशन प्रेरणा कार्यक्रम, जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार का मिशन प्रेरणा कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य ही है कि बुनियादी शिक्षा यानी प्राथमिक शिक्षा का प्रभावी क्रियान्वयन कर गुणात्मक रूप से इसे बेहतर बनाना है। हर एक बच्चे को प्रेरक बच्चा, हर विद्यालय को प्रेरक विद्यालय, हर विकास खंड को प्रेरक विकास खंड और हर जनपद को प्रेरक जनपद बनाते हुए, मंडल को प्रेरक बनाते हुए समग्र उत्तर प्रदेश को एक प्रेरक प्रदेश के रूप में दोस्तों परिणत करना है। बुनियादी शिक्षा में उत्तर प्रदेश एक प्रेरक प्रदेश के रूप में उभर करके आए, यही मिशन प्रेरणा का दोस्तों उद्देश्य है, यही लक्ष्य है और इसे मार्च 2022 तक पाना है। इसके लिए ज़रूरी है कि शिक्षक, खंड शिक्षा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी और परियोजना में कार्यरत समस्त अधिकारी एकजुट होकर के एक मिशन के भाव से काम करें। दोस्तों, परियोजना कार्यालय, जी हाँ दोस्तों, राज्य परियोजना कार्यालय में अध्ययन किया गया और ये पाया गया कि शिक्षकों को अपने आप को इस रूप में नियोजित करना होगा, टाइम एंड मोशन के आधार पे स्कूलों में इस तरीके से नियोजित करना होगा कि उनका अधिकांश समय बच्चों के जो लर्निंग लेवल है उसके इम्प्रूवमेंट में, उसकी योजनाएं बनाने में दोस्तों व्यतीत हों। शिक्षक पूरी की पूरी कोशिश करें कि साइकोलॉजिकली हम कैसे बच्चों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, उन्हीं योजनाओं के आधार पे, उन्हीं स्टडीज़ के आधार पे पूरा का पूरा शेड्यूल बना है। उत्तर प्रदेश में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा श्रीमती रेणुका कुमार जी ने लेटर इशू किया है और इसे ग्रासरूट लेवल पे यानी शिक्षकों को इम्प्लीमेंट करना है। तो आते हैं दोस्तों, पूरा का पूरा कलेवर बदला हुआ है। शिक्षकों को खुद को कैसे समायोजित करना है, हेडमास्टर का रोल क्या है, विद्यालय में कितनी पंजिकाएं होंगी, कितने समय आना होगा, क्या करना होगा, एआरपी क्या करेगा, पूरा का पूरा दोस्तों ब्यौरा है। शुरू करते हैं दोस्तों धीमे धीमे और हर एक ब्यौरे को आपको बताएंगे, सारी चीज़ें समझाएंगे। दोस्तों, आपके सामने ये जो लेटर है वो प्रेषक इसकी हैं श्रीमती रेणुका कुमार। आप अपर मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में और ये लेटर प्रेषित होता है सेवा में जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, दूसरा मुख्य विकास अधिकारी एवं उपाध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, तीसरा प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जी हाँ दोस्तों, प्राचार्य जिला शिक्षा परियोजना समिति समस्त जनपद उत्तर प्रदेश और चौथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। और दोस्तों, बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 से ये लेटर रिलीज़ होता है और दिनांक आप इसकी देख सकते हैं। लखनऊ से दोस्तों ये रिलीज होता है, दिनांक 14 अगस्त 2020। विषय है टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षणिक कार्यों के लिए समय अवधि एवं कार्य निर्धारण के संबंध में। महोदय उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक है कि शिक्षक द्वारा कक्ष में शिक्षण कार्यों एवं बच्चों के साथ सीखने सिखाने में अधिक समय व्यतीत किया जाए। पूरा का पूरा फोकस है कि टीचर अपने कर्तव्यों के प्रति संजीदगी से लगें, कंप्लीट इन्वॉल्व होकर के पूरी तल्लीनता तन्मयता के साथ शिक्षक बच्चों को समय दे सकें। तो कक्ष में शिक्षण कार्यों एवं बच्चों के साथ सीखने सिखाने में अधिक समय व्यतीत किया जाए। विद्यालयों में वर्तमान में प्रचलित कार्यों के संबंध में परियोजना स्तर पर किए गए टाइम एंड मोशन स्टडी में प्राप्त विश्लेषण के आधार पर बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के दृष्टिगत निम्नलिखित कार्रवाई सुनिश्चित की जानी है। दोस्तों, क्या क्या कार्रवाई होनी है? अब विद्यालय की समयावधि दोस्तों बदल गई है। नया जो ये शासनादेश है वो ये कहता है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए विद्यालय संचालन एवं पढ़ाई के घंटे निम्नवत निर्धारित किए जाते हैं। शैक्षणिक समय 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक
प्रातः 8 बजे से अपराह्न 2 बजे तक। प्रार्थना सभा / योगाभ्यास 8 से 8:15 बजे तक। और दूसरा जो समय है 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक प्रातः 9 बजे से अपराह्न 3 बजे तक। प्रार्थना सभा / योगाभ्यास प्रातः 9 बजे से 9:15 बजे तक। विद्यालय प्रारंभ होने पर उक्त अनुसार प्रार्थना सभा के पश्चात का समय योगाभ्यास के लिए निर्धारित किया जाता है। शिक्षक शिक्षण अवधि से 15 मिनट पूर्व एवं शिक्षण अवधि के पश्चात न्यूनतम 30 मिनट विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि 8 बजे अगर आपका स्कूल है तो आपको 7:45 बजे पहुँच जाना है। 9 बजे स्कूल है तो 8:45 बजे पहुँच जाना है। और स्कूल जब बंद होता है 2 बजे तो उसके आधे घंटे बाद तक रहना है। और 3 बजे जब बंद होता है तो आधे घंटे बाद तक रहना है। क्यों रहना है उसको भी हम आपको बताएंगे। तत्क्रम में विद्यालय संचालन हेतु साप्ताहिक एवं वार्षिक पंचांग संबंधी विवरण संलग्न है। टाइम टेबल की अगर हम बात करें समय सारणी की तो विद्यालय निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही संचालित किए जाएंगे। निर्धारित समय सारणी के अनुसार प्रत्येक कालांश 40 मिनट का होगा। प्रत्येक कालांश में शिक्षकों द्वारा अपने विषय से जुड़ाव के लिए सकारात्मक वातावरण का निर्माण किया जाए एवं पिछले दिनों पढ़ाए गए पाठ की पुनरावृत्ति / रिकैप कराया जाए। तदुपरांत प्रभावी कक्षा शिक्षण / गतिविधियों का संचालन एवं कालांश के अंत में पढ़ाए / सिखाए गए पाठ बिंदु का समेकन किया जाए। आगे चलते हैं दोस्तों। शिक्षण दिवस शैक्षिक सत्र में न्यूनतम 240 जो शिक्षण दिवस हैं 240 वर्किंग डेज का संचालन सुनिश्चित किया जाए। सार्वजनिक अवकाश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कार्यालय द्वारा जारी अवकाश तालिका से भिन्न स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी के अतिरिक्त अन्य किसी अधिकारी द्वारा कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। मंडलीय / जनपदीय रैलियों समारोह विशेष कार्यक्रम के कारण कार्यक्रम स्थल / संबंधित विद्यालय के अतिरिक्त अन्य विद्यालयों के समय में परिवर्तन अथवा बंद किया जाना प्रतिबंधित होगा। दोस्तों जहां कार्यक्रम होना है, जहां रैली है, जहां समारोह है, जहां विशेष कार्यक्रम है वहीं का विद्यालय के संबंध में समय भी परिवर्तित हो सकता है, वो बंद भी हो सकता है। लेकिन अन्य किसी विद्यालय में वो नियम लागू नहीं होगा। मंडलीय / जनपदीय रैलियों के संबंध में शासन एवं निदेशालय स्तर से निर्गत निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। अब आते हैं समर वेकेशन और विंटर वेकेशन पे। समर वेकेशन उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों / मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2021-22 से ग्रीष्मावकाश एवं शीतकालीन अवकाश निम्नवत निर्धारित किए जाते हैं। शीतकालीन अवकाश दिनांक 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक। ग्रीष्म अवकाश दिनांक 20 मई से 15 जून तक। और ग्रीष्मावकाश के पश्चात सत्र आरंभ आपका होगा दिनांक 16 जून से। अब पंजिकाएं कौन कौन सी निर्धारित होंगी, कैसे रखेंगे और पंजिकाओं का जो प्रारूप भी होगा वो भी राज्य परियोजना कार्यालय दोस्तों जारी करेगा। आप परेशान न हो, पहले आप पंजिकाओं को समझ लें। पंजिकाएं कम हो गई हैं, 40 पंजिकाएं थी उसको कम कर दिया गया है। विभिन्न निरीक्षणों, बैठकों, एसआरजी एवं एआरपी तथा अधिकारियों से प्राप्त फीडबैक के अनुसार विद्यालयों में संप्रति 40 से अधिक पंजिकाएं व्यवहार में प्रचलित रही हैं। सम्यक विचारोपरांत विद्यालयों में प्रयोग में लाई गई पंजिकाओं के संशोधन, संविलियन एवं कतिपय पंजिकाओं के निरस्तीकरण करने का निर्णय लिया गया। अतः तत्काल प्रभाव से विद्यालयों में निम्नांकित पंजिकाएं ही उपयोग में लाई जाएंगी। पहली पंजिका जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षक डायरी है। क्या है दोस्तों? शिक्षक डायरी। इसमें क्या रहेगा? कक्षावार विषयवार अगले सप्ताह में प्रभावी कक्षा शिक्षण हेतु कार्य योजना रहेगी। दूसरा, विषयवार अपेक्षित लर्निंग आउटकम प्राप्त न करने वाले बच्चों का चिन्हांकन एवं ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में वर्णित 18 तकनीकियों के आधार पर रेमेडियल टीचिंग इत्यादि। दूसरा महत्वपूर्ण जो पंजिका रहेगी, उपस्थिति पंजिका। वो उपस्थिति पंजिका अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक एवं रसोइयों की उपस्थिति हेतु एक समेकित पंजिका रहेगी दोस्तों, एक कंसोलिडेटेड रहेगी।
इसमें सभी का एक में ही उपस्थिति पंजिका रहेगी, आपको अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ समेकित पंजिका लिखी हुई है। अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक एवं रसोइयों की उपस्थिति हेतु एक समेकित पंजिका रहेगी। आगे चलते हैं। प्रवेश पंजिका, नामांकित छात्र छात्राओं का इसमें संपूर्ण विवरण रहेगा और अंतिम कक्षा उत्तीर्ण व अन्यत्र गमन हेतु स्थानांतरण प्रमाण पत्र निर्गमन का भी इसमें विवरण रहेगा। फिर कक्षावार छात्र उपस्थिति पंजिका हर एक स्कूल में रहती है दोस्तों, तो विद्यालय में छात्र की दैनिक उपस्थिति का इसमें विवरण है। एमडीएम पंजिका, लाभार्थी संख्या, मेनू, खाद्यान्न व्यय आदि के लेखा जोखा का विवरण। फिर समेकित निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, निःशुल्क ड्रेस वितरण, निःशुल्क बैग वितरण, निःशुल्क जूता मोजा वितरण, निःशुल्क स्वेटर वितरण आदि का सामग्रियों के वितरण है तो एक समेकित पंजिका रहेगी, ये पूरी कंसोलिडेटेड रहेगी। फिर आगे स्टॉक पंजिका, विद्यालय की संपूर्ण परिसंपत्तियों, वस्तुओं, पंजिकाओं आदि का इसमें विवरण रहेगा। आय व्यय पंजिका, विद्यालय में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय एवं व्यय का विवरण। फिर चेक इशू पंजिका, बजटवार एसएमसी। आगे चलते हैं दोस्तों। बैठक पंजिका, तो ये बैठक पंजिका क्या है? विद्यालय प्रबंध समिति, अध्यापक अभिभावक बैठक, माँ समूह, मीना मंच गठन, बाल संसद गठन, रसोइयाँ चयन आदि कार्यवाही हेतु एक समेकित पंजिका। निरीक्षण पंजिका, प्रशासनिक अधिकारियों हेतु ये है। पत्र व्यवहार पंजिका, विद्यालय से संबंधित निर्गत व आगम पत्रों का इसमें विवरण रहेगा। शिक्षक का स्थानांतरण, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति आदि का भी इसमें विवरण रहेगा। बाल गणना पंजिका, 3 से लेकर 18 वय वर्ग के बच्चों का इसमें पूरा डिटेल्स रहेगा। पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका, पुस्तकालय एवं खेलकूद सामग्री के क्रय हेतु प्राप्त इसमें धनराशि का विवरण होगा। पुस्तकों की संख्या भी रहेगी, विवरण रहेगा, प्रकाशन आदि का विवरण रहेगा। स्पोर्ट्स के अंतर्गत खेलकूद सामग्री आदि का विवरण भी रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये भी दिया गया है कि पंजिकाओं के प्रारूप पृथक रूप से राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा आपको उपलब्ध भी कराए जाएंगे। उपर्युक्त पंजिकाओं के अतिरिक्त विद्यालय में अन्य कोई पंजिका उपयोग में नहीं लाई जाएगी तथा पूर्व की शेष पंजिकाएँ अभिलेख के रूप में संरक्षित की जाएंगी। उपर्युक्त इंगित पंजिकाओं में से प्रवेश पंजिका का विवरण, एमडीएम पंजिका, निरीक्षण पंजिका के ऑनलाइन विकल्प प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे, जिसे समय समय पर यथा आवश्यकता अनुसार अद्यवधिक किया जाएगा। प्रेरणा पोर्टल के विभिन्न मॉड्यूल्स में इन पंजिकाओं में अंकित विवरण भी प्रमाणित माने जाएंगे। ऑनलाइन प्राप्त विवरण एवं पंजिकाओं में अंकित विवरण में भिन्नता होने की स्थिति में प्रधानाध्यापक और खंड शिक्षा अधिकारी को उत्तरदायित्व माना जाएगा। बच्चों एवं विद्यालय के रिपोर्ट कार्ड ऑनलाइन उपलब्ध होने के कारण पृथक पत्रावली में पीडीएफ रूप में संरक्षित रखे जाएंगे। विद्यालय अवधि में शिक्षक क्या करें, अब आपको काम क्या करना है, क्योंकि पूरा का फोकस मिशन प्रेरणा का अब टीचर के ऊपर है। तो आगामी शिक्षण दिवस की तैयारी हेतु दीक्षा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध स्टूडेंट फेसिंग वीडियो का अवलोकन कर अभ्यास करें एवं टीचिंग प्लान बनाते हुए प्रभावी कक्षा शिक्षण सुनिश्चित करें। दूसरा है शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में दिए गए निर्देश के अनुसार अनिवार्यता प्रतिदिन प्रातःकालीन प्रार्थना सभा कराई जाए एवं विद्यालय में प्रतिदिन प्रार्थना एवं कालांश परिवर्तन की घंटी लगाई जाए। उसके बाद दोस्तों है दैनिक सभा के दौरान सभा स्थल पर ही छात्रों में नैतिक मूल्यों के विकास हेतु समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, मद्यपान, धूम्रपान, जाति प्रथा, लिंग भेद, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता आदि दूर करने हेतु बच्चों को शिक्षकों द्वारा विस्तृत जानकारी दिया जाए तथा देशभक्ति एवं अच्छे संस्कार यथा शिष्टाचार, सभ्य आचरण की प्रवृत्ति विकसित करने हेतु अमर शहीदों, वीर पुरुषों, देशभक्तों एवं सदाचार जैसे विषयों पर प्रतिदिन बच्चों से व्याख्यान दिलाया जाए। फिर बच्चों को समय से विद्यालय में उपस्थित होने तथा योग के माध्यम से बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए आप प्रेरित करेंगे। स्पोर्ट्स एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग निदेशालय द्वारा निर्धारित समय सारणी एवं निर्देश के अनुसार ही संपादित किए जाएंगे। शिक्षक द्वारा अनिवार्य रूप से शिक्षक डायरी बनाई जाएगी जिसमें साप्ताहिक प्रगति एवं आगामी सप्ताह की कार्ययोजना तैयार की जाएगी। सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान ARP/SRG द्वारा शिक्षक डायरी का अवलोकन किया जाएगा एवं अपेक्षानुसार मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा। छात्र छात्रा द्वारा अपेक्षित लर्निंग आउटकम प्राप्त किए जाने की तिथि को ही शिक्षक द्वारा प्रेरणा तालिका में प्रविष्ट अंकित की जाएगी। इसका माहवार हेडमास्टर एवं एकेडमिक रिसोर्स पर्सन द्वारा अनुश्रवण एवं प्रमाणीकरण किया जाएगा। सामान्यतः मध्याह्न भोजन के उपरांत बच्चों की उपस्थिति कम हो जाती है।
अतः मध्यावकाश के उपरांत बच्चों की यथावत उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। मध्याह्न भोजन वितरण का कार्य मध्यावकाश हेतु निर्धारित समय में ही पूरा किया जाए। तदनुसार मध्यावकाश की अवधि निम्नवत निर्धारित की जाती है। अप्रैल यानी 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक पूर्वाह्न 10:15 से 10:45 बजे तक। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक पूर्वाह्न 11:55 से 12:25 तक। प्रत्येक दिन कक्षावार एवं विषयवार प्रोजेक्ट गृह कार्य बच्चों को अवश्य दिया जाए एवं आगामी दिवस को गृह कार्य का आकलन भी किया जाए। बच्चों को संवैधानिक मूल्यों से अवगत कराया जाए, स्वच्छता के लिए प्रेरित किया जाए तथा विभिन्न भाषाओं धर्मों के मूल तत्व, सामाजिक संस्कृत एवं सर्वधर्म संभाव से अवगत कराया जाए। बच्चों को समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए एवं समसामयिकी सामान्य ज्ञान में अद्यावधिक रखा जाए तथा उनकी कैरियर काउंसलिंग भी की जाए। बच्चों को आधुनिक टेक्नोलॉजी एवं कम्युनिकेशन के विविध आयाम जैसे इंटरनेट, ईमेल, कंप्यूटर आदि के माध्यम से अवगत कराते हुए उनके अंदर वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास किया जाए। बच्चे अति संवेदनशील होते हैं, उन्हें स्वतंत्रता एवं सम्मान के साथ भयमुक्त वातावरण की ज़रूरत होती है। अतः विद्यालयों में शिक्षा का ऐसा वातावरण बनाया जाए जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। विद्यालय प्रबंध समिति एवं अभिभावकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए विद्यालयी गतिविधियों में उनकी प्रतिभागिता सुनिश्चित कराएं एवं मासिक बैठकें आहूत कराई जाएं। शिक्षण अवधि में शिक्षक को क्या करना है? शिक्षक विद्यालय से संबंधित विभिन्न कार्यों यथा पासबुक में एंट्री, अपडेशन, ग्राम प्रधान से वार्ता, चेक पर हस्ताक्षर, एमडीएम संबंधी आवश्यकताओं एवं समन्वय आदि हेतु शिक्षण अवधि में विद्यालय परिसर से बाहर नहीं जाएंगे। यदि उपर्युक्त कार्यों के कारण निरीक्षण अथवा सपोर्टिव सुपरविजन में कोई शिक्षक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया गया तो उक्त दिन के वेतन में कटौती की जाएगी। शिक्षण अवधि में अवकाश स्वीकृत कराने एवं अन्य अधिष्ठान संबंधी समस्याओं के लिए विकासखंड या जनपद स्तरीय कार्यालय में जाना प्रतिबंधित होगा। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रणाली द्वारा ही अवकाश हेतु आवेदन किया जाएगा। अन्य अधिष्ठान संबंधी समस्याओं के निवारण हेतु शिक्षकों द्वारा पूर्व में दिए गए टोल फ्री नंबर 180041901002 पर अपनी समस्याएं इंगित की जाएंगी। इस हेतु जन सुनवाई समाधान पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज की जा सकेगी। शिक्षक शिक्षण अवधि से 15 मिनट पहले विद्यालय में उपस्थित होंगे एवं शिक्षण अवधि के पश्चात न्यूनतम 30 मिनट उपस्थित रहकर पंजिका तथा अन्य अभिलेख अद्यतन करेंगे एवं आगामी दिवस की कक्षा शिक्षण की रूपरेखा निर्मित करेंगे। यदि कोई बच्चा नियमित रूप से विद्यालय में नहीं आ रहा तो इस संबंध में अभिभावक से संपर्क सुनिश्चित करने हेतु एक सुचारू व्यवस्था अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाएंगे। शैक्षिक पंचांग साप्ताहिक कैलेंडर का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। या शैक्षिक पंचांग में निर्धारित समय सारणी का अनुपालन नहीं सुनिश्चित किया जा सकता है तो उक्त की प्रतिपूर्ति हेतु अतिरिक्त कालांश की व्यवस्था की जाए। शिक्षकों के मध्य कार्य एवं कक्ष विभाजन हेडमास्टर द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। शिक्षकों की उपलब्धता के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यथासंभव कक्षा 1 से 3 के लिए पृथक पृथक शिक्षकों को कक्षाएं आवंटित की जाएं। विद्यालय में नए शिक्षक की नियुक्ति होने पर हेडमास्टर द्वारा संबंधित शिक्षक को सम्मिलित करते हुए कक्षा एवं कालांशों का पुनर्विभाजन सुनिश्चित किया जाएगा। मॉडल पेपर के अनुसार बच्चों का बेसलाइन सर्वे करते हुए अधिगम स्तर के आधार पर समूह बनाकर प्रथम कालांश में ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में वर्णित 18 तकनीकियों के आधार पर रिमेडियल टीचिंग संचालित किया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जिन बच्चों द्वारा अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त नहीं किया जा सका है उन्हें अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त कराते हुए मुख्य धारा से जोड़ा जाए। कक्षा शिक्षण में 3 हस्तपुस्तिकाएँ आधारशिला शिक्षण संग्रह एवं ध्यानाकर्षण में वर्णित तकनीकियों एवं क्लासरूम प्रैक्टिसेस को प्रयोग में लाया जाएगा। हस्तपुस्तिकाओं में उनसे जुड़े मैनुअल के संबंध में शिक्षक द्वारा व्यक्त की गई जिज्ञासा या समस्या के निराकरण हेतु ARP द्वारा अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक 2 सप्ताह में बच्चों का यूनिट असेसमेंट टेस्ट के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा जिससे कि बच्चों में हो रहे सुधार के आधार पर रेमेडियल टीचिंग एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। कक्षाओं की अवधारणा बदलने के लिए अध्यापन कार्य में प्रिंट रिच सामग्री, पोस्टर, चार्ट एवं गणितीय अवधारणा हेतु टीचिंग लर्निंग मटेरियल किट प्रयोग में लाए जाएंगे। मौखिक भाषा विकास एवं गतिविधि आधारित शैक्षणिक प्रणाली हेतु उपलब्ध कराए गए लेसन प्लान का कक्षा शिक्षण में प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। बच्चों को आपस में चर्चा परिचर्चा, अपने अनुभवों एवं कठिनाइयों को साझा करने के अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाएँ। बच्चों की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक सृजन क्षमताओं के विकास हेतु विद्यालय में प्रत्येक माह विविध गतिविधियाँ जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता, कविता पाठ, भाषण, निबंध लेखन, कहानी लेखन, अंत्याक्षरी, समूह गान, देशगान, मूक अभिनव, समसामयिक विषयों पर चर्चा आदि का आयोजन कराया जाए। इसी प्रकार बच्चों से पोस्टर, चार्ट, मॉडल, रंगोली, ग्रीटिंग कार्ड, मिट्टी के खिलौने, बॉल, हैंगिंग,
कागज़ के लिफाफे, अनुपयोगी वस्तुएं, सजावटी सामान आदि का निर्माण कराया जाए। प्रत्येक विद्यालय में समृद्ध, व्यवस्थित एवं सक्रिय पुस्तकालय विकसित किया जाए तथा बच्चों को नियमित रूप से पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। शिक्षक पुस्तकालय में चार्ट आदि लगाएं जिससे यह उल्लेख हो कि पुस्तकों का उपयोग कैसे और कहाँ किया जा सकता है। बच्चों द्वारा सृजित साहित्य को भी अनिवार्य रूप से रीडिंग कॉर्नर एवं पुस्तकालय में प्रदर्शित करने की व्यवस्था की जाए। विद्यालय अवधि में कोई भी रैली, प्रभात फेरी, मानव श्रृंखला, नवाचार गोष्ठी आदि कार्य न किए जाएं। उक्त कार्य विद्यालय अवधि के बाद ही किए जाएंगे। विद्यालय में परिषद द्वारा विहित पाठ्य पुस्तकों को छोड़कर किसी अन्य पुस्तक, सहायक पुस्तक और कुंजी गाइड का प्रयोग नहीं किया जाएगा। शिक्षकों, शिक्षक संगठन द्वारा आयोजित किसी गतिविधि में विद्यालय अवधि में प्रतिभाग नहीं किया जाएगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में सक्षम स्तर से स्वीकृत के उपरांत ही प्रतिभागिता की जाएगी। अनुश्रवण, अकादमिक अनुश्रवण, सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान ARP एवं डायट मेंटर द्वारा शिक्षकों की गाइडिंग एवं मेंटरिंग की जाएगी तथा कक्षा अवधि में शिक्षण अवधि बढ़ाने हेतु हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जाएगा। यदि सपोर्टिव सुपरविजन के समय शिक्षकों द्वारा किसी समस्या से अवगत कराया जाता है तो विकास खंड एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए समस्या का निराकरण सुनिश्चित कराया जाएगा। विद्यालय में समय सारणी, शिक्षण अवधि, शैक्षिक पंचांग को लागू कराने एवं पंजिकाओं को अद्यतन किए जाने का उत्तरदायित्व हेडमास्टर का होगा। प्रत्येक माह के चतुर्थ शनिवार अवकाश की दशा में अगले कार्य दिवस में को विकास खंड स्तर पर विद्यालय अवधि के पश्चात निर्धारित एजेंडा पर प्रधानाध्यापकों की 2 घंटे की बैठक आहूत की जाएगी। इस बैठक के दौरान मिशन प्रेरणा, कायाकल्प, मध्याह्न भोजन योजना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण एवं यूनिफॉर्म वितरण व अन्य वितरण तथा वित्तीय सूचनाएं संकलित की जाएंगी। अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि बैठक आहूत की जानी है तो अनिवार्यता शिक्षण अवधि के पश्चात ही आहूत की जाएगी। सप्ताह में एक बार हेडमास्टर की अध्यक्षता में विद्यालय के सभी शिक्षकों की बैठक आहूत की जाएगी। इस बैठक में अगले सप्ताह की कार्ययोजना एवं विकास खंड स्तर पर आयोजित मासिक समीक्षा बैठकों में प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन का अनुसरण किया जाएगा। शिक्षकों के सभी प्रकार के प्रशिक्षण या तो ऑनलाइन किए जाएंगे या फिर शिक्षण अवधि के पश्चात ही सुनिश्चित किए जाएंगे। प्रशासनिक अनुश्रवण, प्रेरणा समीक्षा मॉड्यूल एवं सपोर्टिव सुपरविजन मॉड्यूल के माध्यम से जनपद स्तरीय समिति एवं जिला अधिकारी द्वारा सतत अनुसरण सुनिश्चित किया जाएगा। विद्यालय निरीक्षण हेतु टास्क फोर्स के सदस्य एवं निर्दिष्ट अधिकारी ही अधिकृत होंगे। जिला प्रशासन, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अध्यापकों को कार्यालयीय कार्य हेतु किसी भी दशा में संबद्ध नहीं किया जाएगा और न ही विद्यालय अवधि में विकास खंड अथवा जनपद कार्यालय में बुलाया जाएगा। सपोर्टिव सुपरविजन से प्राप्त डाटा के आधार पर पाई गई कमियों के निराकरण हेतु टारगेटेड इंटरवेंशंस को सुनिश्चित किया जाएगा। शिक्षकों को देय समस्त प्रकार के अवकाश ऑनलाइन ही स्वीकृत किए जाएंगे। इस हेतु खंड शिक्षा अधिकारी एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। जिला प्रशासन, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने स्तर से किसी तरह की परीक्षा आदि का आयोजन नहीं किया जाएगा। शिक्षक का कार्य एवं व्यवहार शिक्षक की गरिमा के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। कर्मचारी आचरण नियमावली के विपरीत आचरण, किसी भी राजनीतिक गतिविधि में प्रतिभागिता एवं पत्रकारिता किए जाने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी विद्यालय में कोई प्रॉक्सी टीचर पाया जाता है अथवा कोई शिक्षक बिना अवकाश के अनुपस्थित पाया जाता है या किसी माध्यम से यह संज्ञान में आता है कि कोई शिक्षक अनधिकृत रूप से विद्यालय से अनुपस्थित है एवं उसका नियमित वेतन आहरण हो रहा है तो इसके लिए संबंधित हेडमास्टर ऑब्लिक खंड शिक्षा अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे तथा सर्व संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। किसी शिक्षक का निलंबन किए जाने की दशा में अनुशासनिक कार्यवाही प्रत्येक दशा में 1 माह के अंदर पूर्ण की जाएगी। अन्यथा की स्थिति में बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी होंगे। विद्यालय अवधि में किसी भी विभाग से संबंधित हाउस होल्ड सर्वे नहीं कराया जाएगा। विद्यालय में मरम्मत एवं निर्माण कार्य, रंगाई पुताई या तो छुट्टी वाले दिनों में अथवा शिक्षण अवधि के पश्चात ही कराया जाएगा। विद्यालय में शारीरिक दंड, भेदभाव, उत्पीड़न रहित आनंदमय वातावरण बनाने की जिम्मेदारी सभी शिक्षकों एवं विद्यालय कर्मचारियों की होगी। किसी भी तरह के भेदभाव एवं असुरक्षा आदि की स्थिति में तत्काल जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं पर्यवेक्षणीय अधिकारी को अवगत कराया जाएगा। बच्चों के मध्य किसी भी प्रकार का भेदभाव किए जाने की स्थिति में शिक्षक के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सभी शिक्षकों द्वारा हेडमास्टर के नेतृत्व में आपसी समन्वय एवं सद्भाव के साथ कार्य किया जाएगा। किसी भी तरह के भेदभाव, जातिगत, धार्मिक भेदभाव,
के प्रसार की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कृपया उपरोक्तानुसार कार्रवाई करते हुए विद्यालयों में पठन पाठन की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। भौदिया श्रीमती रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा लेटर रहा और इस लेटर में वो सारी बातें हैं जो कि एक विद्यालय में शिक्षक के दायित्व, कर्तव्य और एक विद्यालयी वातावरण में तमाम दस्तावेज हैं और पूरा का पूरा बच्चों को लेकर के, शिक्षकों को लेकर के, विद्यालय को लेकर के और एकेडमिक रिसोर्स पर्सन को लेकर के, अधिकारियों को लेकर के पूरी की पूरी गाइडलाइंस हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।